एक सिमरपुर नाम के गांव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। अंजलि की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। वहीं अंजलि की एक सौतेली बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति उसकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि वो उसके पति की पहली पत्नी की बेटी थी। प्रीति का रंग काला था, इसलिए उसकी माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको काले रंग के लिए ताना दिया करती थी। अरे इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। तेरे माँ बाप और मेरे सर से एक बोझ तो कम हो जाता। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद अपने बाप को भी नहीं बख्शा तूने। पता नहीं कैसी मनहूस किस्मत लाई है। चल चल जल्दी हाथ चला और ये सारी मिर्ची कूट दे। माँ मिर्ची कूटते समय मेरी आँखों में बहुत तेज मिर्ची लगती है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा? नहीं करेगी? अरे पूजा बेटी आना तो जरा यहाँ। पूजा आती है और प्रीति के हाथ बांध देती है और अंजलि उसके मुंह पर मिर्ची रगड़ देती है। बेचारी प्रीति चिल्लाती रहती है, माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो, बहुत मिर्ची लग रही है माँ, माँ छोड़ दो। बहुत काम को मना करने लगी है ना तू, यही सजा है तेरी। बोल आज के बाद किसी काम को मना करेगी? नहीं माँ नहीं करूँगी, छोड़ दो माँ, बहुत मिर्ची लग रही है। तब अंजलि और पूजा उसे छोड़ देती हैं, पर बेचारी प्रीति उसकी आंखों में बहुत तेज मिर्ची लग रही थी। उसने अपने मुंह धुला और उसे कुछ राहत मिली, पर उसके साथ ये हमेशा ही होता था। उसकी माँ और बहन उसे हमेशा ही परेशान करती थी। एक दिन अंजलि बहुत ही सुंदर और महंगा सा फ्रॉक पूजा के लिए खरीद कर लाती है। अरे देख मेरी लाडो रानी, कैसा है ये फ्रॉक? अरे माँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ महंगा तो है, पर बेटी मेरे लिए तेरी खुशियाँ मायने रखती हैं। पैसा नहीं, मेरा बस चले तो मैं लाख उड़ा दूं तेरे ऊपर। देख तू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम परी जैसी। तभी प्रीति वहाँ आती है और कहती है, माँ मेरे कपड़े भी फट गए हैं, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ लाई हो? दूर हट, मैं तेरी माँ नहीं हूँ और भला मैं तेरे लिए क्यों कपड़े लाऊंगी? पूजा के जो फटे पुराने कपड़े हैं वही पहन, समझी ना? आई बड़ी महारानी। अंजलि पूजा के फटे पुराने कपड़े प्रीति को दे देती है और प्रीति उन्हें देखकर बहुत रोने लगती है और रोते रोते एक जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक घायल हिरन नजर आती है, वो दर्द से करहा रही थी। प्रीति को उस पर दया आ गई, पर उसको डर भी था कि शेर ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देगा। पर उसने अपनी चिंता ना करते हुए उस हिरन का फिक्र किया और वो उसके पैर में फंसा कांटा निकाल देती है। इसके बाद वो हिरन माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है। प्रीति बेटी तू बहुत ही साफ और अच्छे दिल की लड़की है, तूने एक बेजुबान जानवर की जान बचाई और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। ये ले, ये जादुई सोने चांदी का फ्रॉक, इसे पहनकर तेरे पास कई शक्तियाँ आ जाएंगी और ये फ्रॉक तेरी हर इच्छा भी पूरी करेगा और इसमें से सोने चांदी के सिक्के गिरेंगे। जा बेटी, अब तुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। प्रीति वो सोने चांदी का फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और उसे पहन लेती है। उसे पहनते ही वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की बन जाती है। वो अब काली नहीं थी। उसे देख अंजलि और पूजा जल भून जाते हैं। ये सोने का चांदी का फ्रॉक पहनकर बहुत इतरा रही है, अभी इसका काम तमाम करती हूँ। अंजलि ने उसके फ्रॉक में आग लगानी चाहिए, पर जादुई फ्रॉक ने उसके ही कपड़े में आग लगा दी और वो चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, कोई मैं मर जाऊंगी, कोई तो मेरी मदद करो, अरे पूजा। उसकी बेटी पूजा तो वहाँ से भाग जाती है, पर प्रीति अपने जादुई फ्रॉक से कहकर वो आग शांत करवाती है और जादुई फ्रॉक पानी की बारिश करके वो आग बुझा देता है। उसके बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है और अपना एक बड़ा सा सुंदर घर बसाकर उसमें रहती है। अब उसको किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई फ्रॉक एकदम पूरी कर दिया करता था और जादुई फ्रॉक से सोने चांदी के सिक्के भी बिखरते थे। वो अपनी हर जरूरत पूरी करती थी। महापुर के जंगल में एमबीए का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन एमबीए में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो, अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो।
कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, चाय कॉफी बनाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखा देखा, बबलू तो MBA करना चाहता था लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। हरिया, तुम पढ़ाई कर लो, असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा। मैं अपना खुद का काम करूँगा और MBA भी तो यही सिखाता है। खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली MBA। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया, तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि MBA में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो। सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो। हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ। वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है।
अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है। काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने
बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकालें। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर, फायर कोला की दुकान चला कर दिखा।
देखा, मैं 1 साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या, फंस गया मैं। कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है, तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना, मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है। रामपुर नाम के गांव में भोला नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर गांव-गांव में बेचा करता था। उसके कुल्हड़ कभी तो बिक जाया करते थे, तो कभी 1 रुपए की भी बोनी नहीं होती थी। ऐसे ही बदहाली में उसके दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसे बहुत दुख तब हुआ जब वो पैसों की तंगहाली के कारण अपनी माँ को बीमारी से बचा नहीं सका और उसकी माँ की मौत हो गई। माँ के जाने से वो पूरी तरह टूट गया और माँ काली के सामने जाकर रोने लगा। हे माँ काली, इससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लेती। मैं कितना भागा बेटा हूँ ना कि मैं अपनी माँ की जान भी नहीं बचा सका। लालच है ऐसा बेटा होने पर। भोला रोते रोते वहाँ से चला गया। तब उसकी बहन सीता उसके पास आई। भैया, मुझे मेरे कॉलेज की फीस भरनी है। अगर फीस नहीं भरी तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी और ना ही एक डॉक्टर बन पाऊंगी। माँ बाबा का जो सपना था वो सपना बनकर ही रह जाएगा भैया। और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कह मेरी प्यारी बहन, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तू चिंता मत कर, तेरा भैया है ना अभी, मैं कहीं न कहीं से इंतजाम करता हूँ। भोला ने ऐसा कह तो दिया, पर वो जानता था कि उसके गांव में उसे कोई भी उधार या पैसों की मदद नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ, किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसलिए वो अपना ठेला उठाकर गांव-गांव कुल्हड़ बेचने निकले गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटे, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी हो तो पीने को दे दो बेटा। हाँ हाँ मौजी, रुकी
रुकिए, मैं अभी देता हूँ। भोला ने एक कुल्हड़ में पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दिया और उस औरत ने उसमें से पानी पिया और उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली गई। भोला ने वो कुल्हड़ अपने ठेले के नीचे बने कूड़ेदान में डाल दिया और सोचने लगा, आज भी शाम होने को आई है और 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। ऐसा ही रहा तो मैं अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकाल पाऊंगा। उसके कॉलेज वाले तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। हे माता रानी, मैं क्या करूं? कुछ तो राह दिखाइए। भोला अपने घर आ गया। उसकी बहन घर पर नहीं थी, वो कहीं बाहर गई थी। लेकिन तभी उसकी बहन घर आती है। भैया, आप यहाँ बैठे हैं और ये देखिए मुझे क्या मिला। भोला उत्सुकता से पूछता है। हाँ, क्या मिला तुम्हें? भैया, मैंने आपके ठेले के नीचे जहाँ आप जूठे कुल्हड़ रखते हैं वहाँ ये चमकती हुई कुल्हड़ देखी और देखो ये बहुत सोने की चमचमाती कुल्हड़ है। सोने की कुल्हड़ को देखकर भोला भी दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये सोने का कुल्हड़ आया कहाँ से? तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक बूढ़ी औरत आई थी और उसी ने इसी कुल्हड़ में पानी पिया था और वो कुल्हड़ उसने उस कूड़ेदान में डाल दिया था। अच्छा, तो वो आम महिला नहीं थी, वो देवी काली थी। हे देवी काली, हमें दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ वो आप ही थी। और देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, हाँ मेरे प्यारे भक्त भोला, वो मैं ही थी और मेरे आशीर्वाद से ये जादुई सोने का कुल्हड़ आज से तुम्हारा है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें वो सब देगा, पर कभी भी लालच मत करना मेरे बेटे। ऐसा कहकर देवी काली अंतर ध्यान हो गई और भोला ने उस जादुई कुल्हड़ से कहा, ए जादुई कुल्हड़, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो? कुल्हड़ कहता है, हाँ हाँ ये लो। कुल्हड़ के ऐसा कहते ही उस कुल्हड़ से बहुत सारे पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पैसों का अंबार लग जाता है और भोला की किस्मत बदल जाती है। वो अपनी बहन की कॉलेज की फीस भर देता है और उसके बाद उस जादुई कुल्हड़ से उसे जो भी चाहिए होता वो उसे मांग लेता। उसने अपने लिए भव्य घर बनवाया, माता काली के लिए का भव्य मंदिर बनवाया और हर दिन वो अपने घर के बाहर लोगों की फरियाद सुनता और उनकी हर मदद करता। माता काली भी ये देख बहुत प्रसन्न होती। अंजू और प्रीति दोनों बहनें हैं। अंजू जब स्कूल जाती है तो उसकी क्लासमेट उसको अपना सोने का झुमका दिखाकर चिढ़ाती है। अंजू देख मेरा झुमका कैसा है, सुंदर है ना? हाँ सुंदर है दीपा। वैसे अंजू तू तो कभी ऐसा झुमका पहन नहीं पाएगी। अंजू वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहन प्रीति से कहती है, लालत है आप जैसी बहन पर जो अपनी बहन के लिए एक झुमके भी नहीं ला सकती। इससे अच्छा तो मेरी कोई बहन ही नहीं होती। आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है? अंजू की कही ये बातें प्रीति के दिल को तोड़ देती हैं और वो रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। बस बहुत हो गया देवी लक्ष्मी, बहुत दर्द दे दिया आपने, पर अब और नहीं, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। आपने मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता को हमसे छीन लिया और वो हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ गए। अब मैं और जी नहीं सकती, मैं मर रही हूँ। प्रीति नदी में कूद जाती है और वो बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि दो पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और दूसरा पेड़ कहता है, ओले याद मैंने गोल्डन झुमके, मैं कना छुपाऊं चुम चुम के। हे माँ लक्ष्मी, ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ? तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये जादुई झुमके के पेड़ हैं और इन झुमकों को तुम ले जाकर अपनी बहन को दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हे देवी लक्ष्मी, आप धन्य है माते। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है प्रीति, पर अब तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बेटी। देवी लक्ष्मी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गयी और प्रीति उस जादुई झुमके को घर लाकर अपनी बहन को देती है। उसकी बहन अंजू वो झुमका देखकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी ये झुमके कितने सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी हो दीदी, आपने मेरे लिए झुमके लाकर दिए। हाँ अंजू, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझे कुछ ना दे सकूं तो मुझे बहुत दुख होता, इसलिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मैं झुमके तेरे लिए ले आई। अंजू जैसे ही वो झुमके पहनती है वैसे ही वहाँ पैसों और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और अंजू और प्रीति ये देखकर दंग रह जाती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपका चमत्कार तो अपरंपार है। हे माता, आप धन्य हैं। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ फिर से प्रकट होती हैं। बेटी, इनसे तुम अपने जैसे ही गरीब लोगों की मदद करना, तुम्हारे
तुम्हारे घर में कभी भी उन्नति और धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी माते, जैसी आपकी क्या। इसके बाद लक्ष्मी माँ वहाँ से चली गयी और उन दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। उनके पास रहने को अच्छा घर था, गाड़ी थे और वो गरीबों की मदद भी किया करती थी। पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना। पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा। कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं, कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है। दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है।